नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे भारत की नदियां। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, हमेशा भारत की नदियों से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नदियों की विशेषता भी पूछ लिया जाता है कि किस नदी को किसका शोक कहा जाता है, ये किस राज्य में प्रवाहित होती है, इसका उद्गम कहां से होता है, साथ ही साथ ये मुहाना कहां पर बनाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इस नदी के किनारे वास्तव में कौन सा शहर स्थित है। तो आज से हम लोग भारत की नदियां शुरू करेंगे और हम लोग जो जिस भी नदी को पढ़ेंगे उस नदी पर संपूर्ण चर्चा करते हुए चलेंगे कि वहां से यदि प्रश्न बनता है तो एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिल्कुल शुरुआत से ही बात करते हैं भारत की नदियों की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग भारत की नदियों को पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को सीखेंगे जो भारत की नदियों में हमेशा प्रयोग में आएंगे ही आएंगे। जैसे हमेशा देखेंगे कि वास्तव में उद्गम होता है, तो उद्गम का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कहीं पर नदी अपना मुहाना बनाती है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वास्तव में मुहाना का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि एक नदी जा रही है, उसकी वितरिका हो जाती है, तो वितरिका का मतलब क्या होता है। नदियों में संगम होता है, तो संगम का मतलब क्या होता है। कहीं पर दो नदियां आपस में मिल रही है तो मुख्य नदी कौन सी होगी, सहायक नदी कौन सी होगी। सहायक नदी का मतलब क्या होता है, नदी बेसिन का मतलब क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों पर पहले बात करेंगे जिनका प्रयोग नदियों वाले टॉपिक में किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग नदियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये वास्तव में देखते हैं कि वास्तव में नदी ही क्या होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग वास्तव में ये देखते हैं कि नदी वास्तव में होती क्या है। तो ध्यान देना, नदी की बात करें तो हम लोग कहेंगे नदी जो होती है वह बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा को नदी कहा जाता है। ध्यान से समझना, बहते हुए यानी बहते हुए का मतलब उसमें फ्लो हो, वो क्या हो, गति कर रही हो। बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा को, प्राकृतिक का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि नाली बना दिया जाए उसके माध्यम से उसमें पानी बहाया जाए तो उसे नदी नहीं कहा जाएगा। बहते हुए एवं प्राकृतिक तथा निश्चित धारा को क्या कहा जाता है, नदी कहा जाता है। इसका मतलब यह है, यदि हम लोग इसको परिभाषित करेंगे तो हम लोग कहेंगे बहते हुए, क्या कहेंगे तो हम लोग कहेंगे बहते हुए प्राकृतिक एवं, बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा को, बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे नदी कहा जाता है। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और नोट करते हुए जाइएगा। एक बार नदी को यहां पर अच्छी से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कोई डाउट आए तो हमें बताना। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा बहते हुए यानी उसमें गति हो, बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा को, धारा का मतलब है कि जल को क्या कहा जाता है, नदी कहा जाता है। यानी यदि बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा है तो उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को नदी कहा जाता है। बहते हुए प्राकृतिक एवं निश्चित धारा को नदी कहा जाता है। और हम लोग कुछ शब्दों पर काम कर लेते हैं कि और कौन कौन सा शब्द होता है। वास्तव में एक शब्द आता है जिसका नाम है उद्गम, और एक शब्द आता है जिसका नाम है संगम। क्या होता है, एक होता है संगम। तो आगे देखा जाए तो एक शब्द आता है जिसका नाम है वितरिका। क्या होता है, एक नाम आता है जिसका नाम होता है वितरिका। आगे शब्द की बात करें तो आगे एक शब्द आता है जिसका नाम है मुहाना। ये हमेशा प्रयोग में आएगा, तो इसको ध्यान से समझते रहिएगा। होता है मुहाना, ठीक है ना। और एक शब्द फिर आता है बेसिन, या इसी को क्या कह सकते हैं, तो इसी को कह सकते हैं नदी बेसिन। क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है नदी बेसिन। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है नदी बेसिन। इसका मतलब क्या है, सबका हम लोग समझते हुए पहले चलते हैं, फिर आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तव में उद्गम का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं कि यहां पर कोई पहाड़ी है। ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, ये मान लेते हैं कि कोई पहाड़ी है। ये बिल्कुल ये कोई पहाड़ी है, ये ऐसे, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये कोई पहाड़ी है, बिल्कुल ऐसे। चलो थोड़ा सा इधर बनाते हैं तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
ये मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये एक छोटी सी पहाड़ी है, मान लेते हैं छोटी हो या बड़ी हो, ये एक पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी में देखा जाए तो यहां से किसी नदी की उत्पत्ति हो रही है, यहां से किसी नदी की उत्पत्ति हो रही है, और ये नदी ये बहते हुए ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना। ये नदी बहते हुए पूरा का पूरा ये नदी ऐसे यहां से लेकर यहां तक गई। तो वास्तव में नदी की जहां से शुरुआत होती है उसी को उसका उद्गम बिंदु कहा जाता है या उत्पत्ति बिंदु कहा जाता है। इसका मतलब ये है, उद्गम का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे उद्गम का मतलब होता है आरंभ बिंदु। क्या होता है, उद्गम का मतलब होता है आरंभ बिंदु। कहने का मतलब यह है कि किसी भी नदी की उत्पत्ति जहां से होती है, शुरुआत जहां से होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसका उद्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे उद्गम कहा जाता है। अब फिर मान लेते हैं कि और कहीं से कोई नदी आई, ये यहां पर ये नदी ऐसे मिल गई, ठीक है ना। यहीं पर कोई नदी इधर से आई, यहां पर देखा जाए तो यहां पर ये नदी मिल गई। इसका मतलब यह है कि जहां पर कोई नदी आपस में मिल जाती है, जहां पर दो नदियां आपस में मिल जाती है, उसी को उसका क्या कहा जाता है, उसी को उसका संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। इसका मतलब है कि संगम का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे संगम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, नदियों का संगम कहा जाता है, ठीक है। जैसे प्रयागराज में माना जाता है कि गंगा यमुना एवं सरस्वती का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है ना। तो जहां पर मिलन बिंदु होता है उसी को संगम कहा जाता है। लेकिन मान के जाते हैं कि यहां पर ये नदी जा रही है और यहां से ये नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, तब इसे क्या कहा जाएगा, इसे इसकी वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। इसका मतलब है कि विभाजन होने को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये विभाजन को क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे जहां पर नदियों का संगम होगा वहां पर नदी में जल की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन जहां पर नदियों में वितरिका होगी, इसका मतलब विभाजन होगा, जब विभाजन होगा तो नदियों में जल की मात्रा क्या होगी, हम लोग कहेंगे घटेगी। जैसे देखा जाए तो प्रयागराज में तो नदियों का संगम होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो वही नदी गंगा नदी जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक हुगली के नाम से जाके पश्चिम बंगाल में अपना मुहाना बनाती है, और एक देखा जाए तो आगे चली जाती है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाके फिर वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। सही है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह कि दो भागों में विभाजन होना क्या कहलाता है, वितरिका कहलाती है। मुहाना का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब मुहाने का मतलब क्या होता है, तो जहां पर नदियां ये समाप्त होती हैं, जहां पर क्या करती हैं, जहां पर ये नदियां समाप्त हो जाती हैं, ध्यान से समझना, जहां पर ये नदियां अपना समाप्त हो जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उसका मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को उसका मुहाना कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई नदी का क्या होता है, मुहाना जो होता है वह अंतिम बिंदु होता है। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे अंतिम बिंदु होता है मुहाना। क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है मुहाना। अब नदी बेसिन क्या होता है, नदी बेसिन कहें या इसी को और क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम लोग अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो हम लोग इसी को नदी बेसिन को ही कह सकते हैं अपवाह तंत्र। बाकी हम लोग पूरा नदियां पढ़ लेंगे तो फिर से नदियों का विभाजन करेंगे, कौन कौन सी नदियां हिमालयी नदी है, कौन कौन सी नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं, कौन कौन सी नदियां अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, ताकि पढ़ने में आनंद थोड़ा सा बढ़ जाए। नदी बेसिन अथवा अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये नदी है। इसकी मुख्य नदी की बात किया जाए तो इसमें मुख्य नदी देखा जाए तो इसमें मुख्य नदी तो ये वाली है, इसमें देखा जाए इसमें मुख्य नदी तो ये वाली है, ये इसमें मुख्य नदी तो ये वाली हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो इसमें ध्यान से समझना, इसमें मुख्य नदी देखा जाए तो ये वाली हो गई है, मुख्य नदी देखा जाए तो ये वाली हो गई है। लेकिन तो क्या जितना इसमें जल है वही आएगा कि देखा जाए तो इस नदी में इस वाले क्षेत्र से भी जल आएगा,
ध्यान से समझना, इस वाले क्षेत्र से भी जल आएगा, इस वाले क्षेत्र से भी जल आएगा, इस वाले क्षेत्र से भी कोई सहायक नदी है तो जल आएगा, इस वाले क्षेत्र से भी कोई नदी है तो जल आएगा। इसका मतलब है कि इस नदी में देखा जाए तो सिर्फ यही अकेले का जल नहीं जाएगा, बल्कि इस समूचे क्षेत्र का जल जाएगा। क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे इस समूचे क्षेत्र का जल जाएगा, और जितनी दूर से नदी में जल आता है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी का बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी का बेसिन कहा जाता है। इसका मतलब किसी मुख्य नदी में जितनी दूर से जल राशियां आएंगी उस समूचे क्षेत्र को उस नदी का क्या कहा जाता है? तो नदी का बेसिन कहा जाता है। और ध्यान देना, यदि ये कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र कौन सा है, तो अमेजन बेसिन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है। भारत की बात किया जाए तो गंगा नदी बेसिन क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है। लेकिन दक्षिण भारत की कह दे तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन क्षेत्र की बात करें तो गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बेसिन क्षेत्र है। ठीक है, इतना समझ में। उद्गम का मतलब आरंभ बिंदु, संगम का मतलब अंतिम बिंदु, वितरिका का मतलब विभाजन बिंदु, मुहाना का मतलब अंतिम बिंदु, नदी बेसिन का मतलब यह है, हम लोग कह सकते हैं जल ग्रहण क्षेत्र होता है। क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे यह होता है जल ग्रहण क्षेत्र। क्या होता है? जल ग्रहण क्षेत्र होता है। क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे जल ग्रहण क्षेत्र होता है। समझ में आया? क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे जल ग्रहण क्षेत्र होता है। जितनी दूर में जल ग्रहण करेगा उसी को उसका क्या कहा जाता है? नदी बेसिन कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। बाकी हम लोग अपवाह को आगे चल के बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे जब पूरा नदियां पढ़ लेंगे तब, कि अपकेंद्रीय अपवाह क्या होता है, अभिकेंद्रीय अपवाह क्या होता है, इसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी हम लोग थोड़ा सा अगर कहो तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा बगल में अब बना देते हैं। ऐसे ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये पहाड़ी है, और इसी में देखा जाए तो कोई नदी है, ये मान लेते हैं कि ये यहां से नदी उत्पत्ति हो रही है, और ये नदी ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे, तो ये ऐसे। और इसी नदी में देखा जाए तो बहुत सारी नदियां आके मान लेते हैं कि अपना मुहाना बना रही है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो ये वाला पॉइंट क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये तो है संगम। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये तो है संगम। लेकिन ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है उद्गम। और जहां पर समाप्त हो रही है, जहां पर समाप्त हो रही है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मुहाना। ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मुहाना। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे उसी को कहा जाता है मुहाना। ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है मुहाना। ठीक है, चलिए उसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे उसी को कहा जाता है मुहाना। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए ये क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर ये नदी गोई गई, और ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो जाएगा संगम। ये भी संगम, ये भी संगम, ये भी संगम। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा चित्र देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नदी बेसिन के बारे में थोड़ा सा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि ये कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो हम लोग कहेंगे ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करें तो हम लोग कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करें तो ये हो जाएगा अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा अमेजन बेसिन। लेकिन अगर ये कहा जाए भारत का, क्या कहे, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो हम लोग कहेंगे गंगा बेसिन। क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे गंगा बेसिन कहेंगे। लेकिन अगर इसी में कह दे दक्षिण भारत का, क्या कह दे, तो हम लोग कहेंगे अगर इसी में ये कह दे कि दक्षिण भारत का, क्या कह दे, तो हम लोग कहेंगे अगर ये कह दे दक्षिण भारत
का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे गोदावरी बेसिन होता है। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है गोदावरी बेसिन। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है गोदावरी बेसिन। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और हम लोग अब बात करते हैं नदी ही शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले नदी जो शुरुआत करेंगे वह शुरुआत करेंगे सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र। क्या शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे, इसी को कहेंगे इंडस रिवर सिस्टम। क्या कहा जाएगा, इंडस रिवर सिस्टम। अब बात यह करें कि सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या होता है। भाई सिंधु नदी तो ठीक है, लेकिन सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, सिंधु नदी तंत्र का मतलब होता है, हम लोग सिंधु नदी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिंधु नदी से जुड़ी हुई जितनी अन्य नदियां होंगी उसको भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंधु नदी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन तंत्र का मतलब यह है कि जितनी भी इससे जुड़ी हुई चीजें होंगी सबको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं और उसी मैप में फिर पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैप बनाकर उस चीज को हम लोग समझ लेंगे, फिर जैसे हमेशा लिखते हुए चलते हैं फिर चीजों को लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैप बना लेते हैं भारत का। और भारत का मैप हम लोगों को पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ उतना ही बनाना है जितने में हम लोगों का काम चल जाए। ठीक है ना, भारत का मैप हम लोगों को उतना ही बनाना है जितने में हम लोगों का काम चल जाए। चलिए ये मान लेते हैं कि ये वाला भाग है ये ऐसे, ठीक है। चलिए ये वाला भाग ये गया ये ऐसे, और ये वाले भाग की बात करें तो ये जाएगा थोड़ा सा ये ऐसे, फिर ये थोड़ा सा जाएगा ये ऐसे। ठीक है, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा इधर बना देता हूं ताकि चीजें थोड़ा सा और अच्छी लगे। ये मान लेते हैं कि ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि इस वाले भाग में ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इस वाले क्षेत्र को देखा जाए तो कैलाश। ये कौन सा क्षेत्र है, ये तिब्बत का पठार है, या तिब्बत के पठार वाले भाग को इसी में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत वाले क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है, ध्यान से समझना। यहां से एक नदी का उद्गम होता है और ये नदी बिल्कुल बहते हुए ये ऐसे ऐसे चली जाती है। ठीक है ना, ये नदी पूरा का पूरा ये ऐसे प्रवाहित होते हुए चली जाती है, और ये नदी चली जाती है इधर ये ऐसे। ठीक है ना, और ये नदी कहां पर चली जाती है, बिल्कुल इधर चली जाती है, और कहां पर अपना मुहाना बनाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जो नदी अपना मुहाना बनाती है ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ध्यान से समझना। ये नदी जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, कराची वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर, ध्यान देना, पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर अपना मुहाना बना लेती है। पाकिस्तान के कराची नामक अपने स्थान पर क्या करती है, अपना मुहाना बना लेती है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं ध्यान से समझना, उसको हम लोग भी थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि चीजें दिखें। यहां से देखा जाए तो एक नदी निकलती है जिसका नाम है गलवान नदी, और यह नदी देखा जाए तो यहां से लेकर ये ऐसे चली जाती है, और यहीं से देखा जाए तो एक नदी आती है ये ऐसे, और यहीं से देखा जाए तो एक नदी और ये आती है ये ऐसे और ये ऐसे, और इधर से एक नदी आती है, ये नदी आती है यहां पर ये ऐसे अपना अपना यहां पर अपना मुहाना बना लेती है। इधर से देखा जाए तो एक नदी ये ऐसे आती है, और इधर से देखा जाए तो एक नदी ये ऐसे आती है और यहां पर ये अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, आगे जाओगे तो थोड़ा सा इधर से एक नदी आती है और थोड़ा सा इधर से एक नदी आती है, और ये यहां पर अपना मुहाना बना लेती है।
और फिर इधर से 3 नदियां आती हैं, ये 3 नदियां आती हैं और इन्हीं यही 3 नदियां जो होती हैं जाके ये अपना यहां पर मुहाना बना लेती हैं। इनके नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इस नदी का नाम क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा नाम अलग कलर से लिखेंगे ताकि बिल्कुल स्पष्ट दिखे। इस नदी का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है गलवान नदी। क्या नाम है, इस नदी का नाम है गलवान नदी। और यहीं पर गलवान घाटी भी है। यहीं पर देखा जाए तो ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी है, तो इसी का नाम है नुब्रा नदी। और ये कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है श्योक नदी। कौन सी नदी है, ये है श्योक नदी। और ये कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है गिलगिट नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे ये है गिलगिट नदी। देखो नदियों में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि मैप बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ मैप को समझना भी पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है गिलगिट नदी। और आगे चले जाओगे तो पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान में यहां पर देखोगे तो एक नदी है जिसका नाम है स्वात नदी। क्या नाम है, स्वात नदी। और स्वात घाटी को ही हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को स्वर्ग कहा जाता है। यानी पाकिस्तान, ये स्वात नदी की जो घाटी है इसी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। इसे बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे इसे क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है काबुल। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है काबुल। और इसे क्या कहा जाता है, इसी नदी का नाम है कुर्रम नदी। क्या नाम है, तो इसी का नाम है कुर्रम नदी। और इस नदी का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है तोची नदी। बिल्कुल साथ में बनाते हुए जाइएगा, बल्कि वीडियो को पॉज करके बनाते हुए जाइएगा। अगर साथ में बनाओगे तब तो बनेगा, बाद में बनाओगे तो मेरे भाई नहीं बनेगा। बाद में एक साथ में नहीं बनेगा, चीजों को समझते हुए और बनाते हुए चलना। फिर यहां से देखा जाए कि ये कौन सी नदी है, तो एक है गोमल नदी, एक है कुंदर नदी, एक है झोब नदी। इसमें कौन कौन सी नदी है, तो एक तो हो गया गोमल नदी। यदि बिल्कुल स्पष्ट ना दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है। इसमें कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे यह है कुंदर नदी। ये कौन सी नदी है, तो यह है कुंदर नदी। ये कौन सी नदी है, तो यह है झोब नदी। कौन सी नदी है, तो हम लोग कहेंगे यह है झोब नदी। ठीक है, आगे चलिए आगे बात करते हैं। यदि इधर की बात करें तो इधर से देखा जाए तो एक नदी यहां पर जाके अपना इधर जाके मिल जाती है। इधर से एक नदी जाके यहां पर ये ऐसे मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी नदी का नाम की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसी नदी का नाम है, मैं लिख देता हूं दूसरे कलर से, यहां पर लिख देता हूं इसको हम लोग लिख देते हैं कहां पर, तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है जास्कर नदी। क्या नाम है, इस नदी का नाम है जास्कर नदी। ठीक है, जास्कर नदी देखोगे तो किस हाथ की सहायक नदी है, तो आप कहोगे ये है बाएं हाथ की सहायक नदी। बाकी इतनी जो नदियां हैं वो कैसी हैं, तो हम लोग कहेंगे दाएं हाथ की सहायक नदी है। कैसी है, तो हम लोग कहेंगे दाएं हाथ की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अब थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाते हैं। यहां पर इस स्थान पर आओगे भाई, यहां पर इस स्थान पर आओगे तो एक चीज मिलेगा, यहीं पर एक स्थान मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शेषनाग झील। और शेषनाग झील के निकट में ये एक झरना है बेरीनाग झरना। और उसी बेरीनाग झरने से ही एक नदी का उद्गम होता है। और उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, तो उस नदी का नाम है झेलम नदी। ठीक है, तो चलिए इस नदी को भी बना लेते हैं। ये नदी इधर चली आई, ये बिल्कुल ये ऐसे, यहीं पर इसको कर दो समाप्त। ये कौन सी नदी है, ये है झेलम नदी। और इस झेलम नदी की सहायक की बात करें तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है किशन गंगा नदी। क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। तो हम लोग सिर्फ लिख देते हैं के एस, के एच नहीं के एस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं के एस। और के एस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं के एस का मतलब होता है किशन गंगा। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब होता है किशन गंगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये है किशन गंगा। ध्यान से समझना,
ये तो हो गया, आगे ये चलती है तो ध्यान देना, यहीं पर आगे आओगे तो यहीं पर एक झील मिलेगी जिसका नाम है बेरीनाग झील। और ये बेरीनाग झील से प्रवेश करके तब आगे उलर झील मिलेगी। कैसी झील है? उलर झील से प्रवेश करते हुए बढ़ती है। और हम लोग जानते हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील। ठीक है, फिर आगे बात करें भाई, तो यहां पर आओगे तो आपको यहां पर एक दर्रा मिलेगा। यहां पर आओगे ना तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। यहां पर एक दर्रा मिलेगा और इसी दर्रे वाले क्षेत्र से ही देखा जाए तो दो नदियां निकलती हैं, एक इधर से एक इधर से, एक नदी निकली, दो नदियां निकली। ठीक है ना, दो नदियां निकलती हैं, एक इधर से एक नदी ये निकली, एक इधर से एक नदी ये निकली। और फिर ये इधर से जाती है और ये ऐसे चली जाती है, ये पूरा का पूरा फिर ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, ये ऐसे चली जाती है। एक का नाम होता है चंद्रा, एक का नाम होता है भागा, और यही एक स्थान होता है जिसका नाम है तंडी। तंडी नामक स्थान पर ये मिल जाते हैं, तब इसी को कहा जाता है चिनाब नदी। और चिनाब नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए चली जाती है, आगे इधर चली जाती है। ठीक है, और झेलम नदी को चिनाब की सहायक नदी माना जाता है। ठीक है ना, तो ये कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है। और फिर आगे बात किया जाए तो आगे आओगे तो यहां पर आपको एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? यहां पर आओगे तो एक दर्रा और मिलेगा और यहीं से एक नदी का और उद्गम होता है। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और ये ऐसे चली जाती है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, ये कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी नदी हो गई। और इधर से देखा जाए तो एक नदी और निकलती है और ये ऐसे चली जाती है, ये ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे चली जाती है, ये यहां से यहां तक चली जाती है। और इधर से देखा जाए तो और एक सहायक, इधर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इस नदी का नाम देखा जाए तो है सतलज नदी। सॉरी, एक मिनट, ये देखा जाती है, ये इधर से ऐसे जाती है, फिर ये सिपकीला दर्रे से होते हुए ये थोड़ा सा ये ऐसे होती है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है ना, और ये क्या करती है? यहां पर आके मिल जाती है। और जहां पर मिलती है इस स्थान का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इस स्थान का नाम है मिठन कोट। क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है मिठन कोट। क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है मिठन कोट। तो अब हम लोग इन सभी नदियों को मिला देते हैं, यहां से ये नदी आके यहां पर मिल जाएगी ऐसे। ठीक है ना, ये है ब्यास नदी। ठीक है, तो चलिए ये पूरा का पूरा आपका बन के हो गया है तैयार। अब हम लोग इसी में एक एक नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, अब इन्हीं नदियों के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई हुई होंगी। अब हम लोग इसी चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, चलो ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है लेकिन हम लोग अब इसमें टाइम बेकार करने का मतलब यह है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो चलिए इस चीज पे ज्यादा अभी हम लोग काम अप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को पढ़ते हुए तब आगे चलेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं सही कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं जितना सही करना चाहा उतना और गड़बड़ हो गया है। क्या कहते हो? सही कहते हो ना? चलो मान के चलते हैं कि चीजें बनी हुई हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं, सीधा सीधा चीजों को लिखते हुए चलते हैं, नहीं टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सिंधु नदी की। और यदि सिंधु नदी की बात करेंगे तो ध्यान देना, यहां पर ध्यान से समझना, ये है सिंधु नदी, ये जो बड़ी वाली। और इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? कैलाश पर्वत से हो रही है। और यही कैलाश पर्वत पर ही देखा जाए तो एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग ग्लेशियर। मैं थोड़ा सा और बनाता हूं, इसका नाम है पहले तो बोखरचू ग्लेशियर। क्या है? इसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। और यह बोखरचू ग्लेशियर जो है यह चेमायुंग ग्लेशियर का भाग है। किसका नाम भाग है? तो हम लोग कहेंगे चेमायुंग ग्लेशियर का भाग है, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को वहां पर लिखते हुए चलते हैं। ठीक है ना, चलिए
तो इसके उत्पत्ति की बात करें, इसका उद्गम की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे बोखरचू ग्लेशियर से होता है। कहां से, तो हम लोग कहेंगे उद्गम जो होता है बोखरचू ग्लेशियर से होता है। और यह बोखरचू ग्लेशियर किसका भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये बोखरचू ग्लेशियर जो है यह चेमायुंग का भाग है। किसका भाग है, तो हम लोग कहेंगे चेमायुंग का भाग है। ठीक है ना, यह चेमायुंग का भाग है। और ये बोखरचू ग्लेशियर कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे कैलाश पर्वत पर स्थित है। कहां पर, कैलाश पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलिए फिर आगे यदि बात किया जाए ये मुहाना कहां पर बनाती है, तो हम लोग कहेंगे ये जो मुहाना बनाती है ये अरब सागर में मुहाना बनाती है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और कहां पर, तो हम लोग कहेंगे ये पाकिस्तान के कराची के पास, पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में अपना क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे अपना मुहाना बनाती है। यहां पर मैं आपको एक चीज नोट करके आपको यहीं पर लिखा देता हूं, यदि बोखरचू ग्लेशियर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसी को तिब्बत वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सिंगी खंबान। क्या कहा जाता है, इसी को तिब्बत वाले क्षेत्र में कहा जाता है सिंगी खंबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सिंगी खंबान कहा जाता है। सिंगी खंबान, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है शेरमुख। क्या कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है तिब्बत में, या तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे सिंगी खंबान या शेरमुख कहा जाता है। चलिए ये यहां तक की कहानी हो गई। अब इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो उद्गम हो गया, मुहाना हो गया। यदि इसके लंबाई की बात करें, यदि इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कुल जो है यह है 2880 किलोमीटर। कितना है, 2880 किलोमीटर है। लेकिन यदि ये कहा जाए भारत में कितनी लंबाई है, भारत में कितनी है, तो भारत में है 709 किलोमीटर। कितनी है, यहां ध्यान देना भाई, 709 किलोमीटर है। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखोगे कि 1114 किलोमीटर मिलता है। कितना, 1114 किलोमीटर, ये भी सही है। लेकिन जब 1114 किलोमीटर आता है तो इसमें पीओके वाला क्षेत्र भी शामिल होता है। यानी ये नदी जो है पीओके वाले क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। अब पीओके वाले को भी ले लिया जाए तो 1114 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसके मार्ग की बात कर लेते हैं। यदि इसके मार्ग की बात करते हैं तो इसके मार्ग की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, ये मान लेते हैं कि ये इसका मार्ग है। तो मार्ग की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो होती है ये यहां से होती है और ये प्रवाहित होती है सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर ये यहां तक। यानी 3 देशों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले बात किया जाए तो कहां पर प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे ये प्रवाहित होती है तिब्बत में। कहां पर प्रवाहित होती है, तो हम लोग कहेंगे तिब्बत में प्रवाहित होती है। तिब्बत के बाद कहां पर आती है, तो हम लोग कहेंगे ये भारत में आती है। और भारत के बाद यदि कहां जाती है, तो हम लोग कहेंगे भारत के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। कहां पर जाती है, भारत के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। ठीक है ना, ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। और पाकिस्तान में कहां पर अपना मुहाना बनाती है, तो हम लोग कहेंगे अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। बाकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो मैंने तो ये तो लिख ही दिया है कि वास्तव में बोखरचू ग्लेशियर से होती है। इसका मतलब कुल कितने देशों में प्रवाहित होती है, तो हम लोग कहेंगे 3 देशों में प्रवाहित होती है। लेकिन ध्यान देना, भारत में यदि ये कहे इंटर कहां से होती है, भारत में इंटर कहां से होती है, तो ध्यान देना भारत में जो इंटर होती है एक स्थान है, एक जिला है जिसका नाम है दमचौक। क्या है, इसका नाम है दमचौक। इसी दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और पीओके वाले क्षेत्र में एक जिला है जिसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है, जिसका नाम है चिल्लास। और इस चिल्लास वाले जिले से ये क्या करती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है अटक। क्या है, जिसका नाम है अटक। अटक में ही क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे पर्वतों से जमीन पर आती है। कहां पर आती है, तो हम लोग कहेंगे ये अटक नामक स्थान पर जमीन पर उतरती है। क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे जमीन पर उतरती है।
ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलिए ये चलो आगे देखते हैं। जमीन पर उतरती है और भारत में बात किया जाए इसी नदी की, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में ये नदी जो है वह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। कहां पर, तो भारत में हम लोग कहेंगे भारत में लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। यानी भारत की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। लद्दाख एवं जास्कर के मध्य, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे लद्दाख एवं जास्कर के मध्य क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे प्रवाहित होती है। लद्दाख एवं जास्कर के मध्य क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और भारत में ही बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे, भारत में ही देखा जाए तो इसी के किनारे क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत में देखा जाए तो इसी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है लेह। तो हम लोग कहेंगे लेह है इसी के किनारे है, लेह इसी के किनारे है। इसी के क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी के किनारे है। ठीक है, लेह क्या है, तो हम लोग कहेंगे लेह जो है इसी के किनारे है। तो चलिए हम लोग अब इसी के आगे देखते हैं सिंधु नदी के और बारे में। चलिए, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चीजों को पढ़ाते हुए या आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी नदी को लेकर देखा जाए तो आगे एक समझौता है जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। क्या है, एक समझौता है जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, और ये कौन सा है, सिंधु जल समझौता 1960। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ध्यान देना, यह जो समझौता हुआ है इसकी अध्यक्षता जो किया गया है वह किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। कहने का मतलब है कि 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था जिसके माध्यम से क्या निर्णय आया था, तो इसके माध्यम से निर्णय आया था कि वास्तव में सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब की बात करें तो इसका 80% जल कौन यूज करेगा, 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा, तो हम लोग कहेंगे पाक यूज करेगा। साथ ही साथ आगे देखा जाए तो हम लोग कहेंगे सिंधु झेलम चिनाब के बाद आता है राबी, फिर आता है ब्यास, फिर आता है सतलज। इसका 80% जल कौन यूज करेगा, तो 80% जल जो है वह भारत यूज करेगा। कौन यूज करेगा, तो हम लोग कहेंगे भारत यूज करेगा। कौन यूज करेगा, तो हम लोग कहेंगे भारत यूज करेगा। अब हो गया सिंधु नदी की कहानी समाप्त। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो अब हम लोग बात करते हैं चिनाब नदी की। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना, चिनाब नदी की हम लोगों ने बात करें तो चिनाब नदी की सबसे पहले झेलम की बात कर लेते हैं। झेलम नदी की बात करें तो ये है पूरी की पूरी झेलम नदी। चलिए झेलम नदी की बात कर लेते हैं। चलिए किसकी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम लोग बात करेंगे झेलम नदी की। किसकी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे झेलम नदी की। और ध्यान देना, इतिहास में ही बात किया जाए तो झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो झेलम नदी को जाना जाता था बिस्तास्ता नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो इसी को जाना जाता था बिस्तास्ता नदी के नाम से। इसके उद्गम की बात किया जाए कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह होता है, इसका उद्गम कहां से होता है, तो हम लोग कहेंगे शेषनाग झील से होता है। कहां से, शेषनाग, कहां से, शेषनाग झील से होता है। और यह शेषनाग झील कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे वेरीनाग झरना के पास से, वेरीनाग झरना के पास से, वेरीनाग झरना के पास से होता है। और क्या होता है, तो हम लोग मुहाना कहां पर होता है, तो हम लोग कहेंगे मुहाना नहीं है बल्कि किसकी है, झेलम नहीं चिनाब की सहायक है। किसकी सहायक है, तो हम लोग कहेंगे चिनाब की सहायक है।
क्या है तो हम लोग कहेंगे चिनाब की सहायक है। और क्या विशेषता है तो हम लोग कहेंगे, ध्यान से समझना, जम्मू कश्मीर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, साथ ही साथ श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, साथ ही साथ यह नदी जो है वह उलर झील में प्रवेश करके आगे बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे श्रीनगर क्या है तो हम लोग कहेंगे इसी के किनारे बसा है, इसी के किनारे बसा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसी के किनारे बसा है। और क्या विशेषता होती है तो हम लोग कहेंगे उलर झील में, क्या उलर झील में प्रवेश कर आगे बढ़ती है, उलर झील में प्रवेश कर आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करें तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। और क्या है तो हम लोग कहेंगे, और क्या इसकी विशेषता है, एक तो हो गया इसका उद्गम, इसकी सहायक नदी उलर झील में। इसकी सहायक की बात करें तो हम लोग कहेंगे किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। कौन सी तो हम लोग कहेंगे किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, इसकी तो हम लोग कहेंगे सहायक नदी है। सही है कि नहीं सही है, सहायक नदी है। और यह किशन गंगा जो है पीओके वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे पाकिस्तान में इसे नीलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे नीलम कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया झेलम नदी। अब हम लोग बात करते हैं चिनाब नदी की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं चिनाब नदी की, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी की बात किया जाए तो इसे इतिहास में क्या कहा जाता है तो इतिहास में इसी को जाना जाता है आस्किनी के नाम से। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आस्किनी के नाम से। और इसके उद्गम की बात करें तो मेरे भाई अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका उद्गम जो होता है वह बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। कहां से होता है तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। तो इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वह कहां से होता है तो हम लोग कहेंगे बाड़ा लाचा दर्रा से, बाड़ा लाचा दर्रा से। और ये कहां पर है तो हम लोग कहेंगे ये है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी क्या विशेषता है तो ध्यान से समझना, इसी के किनारे क्या विशेषता है तो हम लोग कहेंगे इसी के किनारे जम्मू कश्मीर बसा है। इसी के किनारे क्या है तो हम लोग कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर बसा है। पूछा जाता है प्रश्न किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। और क्या विशेषता है तो ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। यहीं पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में ही देखा जाए तो एक स्थान है जिसका नाम है रियासी। यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है जो कि चिनाब नदी पर ही है, ठीक है। तो हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे रियासी में क्या बनाया जा रहा है, रियासी में चिनाब नदी पर क्या है तो हम लोग कहेंगे चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा कितना है तो 395 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा 395 मीटर क्या बनाया जा रहा है तो रेलवे पुल बनाया जा रहा है, रेलवे पुल बनाया जा रहा है, ठीक है ना, बनाया जा रहा है, मतलब अभी निर्माणाधीन है। और क्या विशेषता है तो हम लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर में ही देखा जाए तो इसी नदी पर 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो बहुत ही फेमस है। तो हम लोग कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में
इसी पर कौन कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे दुलहस्ती। कौन सी? दुलहस्ती और बगलिहार। दुलहस्ती, बगलिहार एवं सलाल नामक। क्या है? बगलिहार एवं सलाल नामक क्या है? तो सलाल नामक क्या है? तो सलाल नामक जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए ये हो गया चिनाब नदी। अच्छा हाँ, ध्यान से समझना, इसके उद्गम कहां से होता है? तो हम लोगों ने देखा कि इसका उद्गम जब होता है तो इसे क्या कहा जाता है? सॉरी, इसी का नाम क्या होता है? तो इसका नाम उस समय होता है चंद्रा और प्लस भागा, यानी इसका उद्गम जो होता है वह चंद्रा प्लस भागा के नाम से होता है। लेकिन आगे चल के हिमाचल प्रदेश में ही एक स्थान है जिसका नाम है तंडी। क्या नाम है? तंडी। तंडी नामक स्थान पर ये दोनों मिल जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर मिल जाते हैं। तब इसी को क्या कहा जाता है? तब इसी को कहा जाता है चिनाब नदी। क्या कहा जाता है? तब इसी को कहा जाता है चिनाब नदी। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इसी को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसी को कहा जाता है चंद्रभागा। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है चंद्रभागा। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, ध्यान से समझना। सबसे पहले सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, बचा कौन सा? रावी नदी। कौन सी? रावी नदी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब कौन सा आया है? तो हम लोग कहेंगे अब है रावी नदी। रावी नदी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। रावी नदी की बात करें तो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को परुसड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसी को परुसड़ी या इरावती के नाम से जाना जाता है। इरावती के नाम से जाना जाता है। उद्गम कहां से होता है? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम कहां से है? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। कहां से? तो हम लोग कहेंगे रोहतांग दर्रे से होता है। और रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे यह चिनाब की सहायक है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे यह चिनाब की सहायक है। चिनाब की सहायक है। बाकी रावी के बारे में आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी जो बांध वगैरह बनाए गए हैं वो हम लोग उसमें अलग से देखेंगे नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रावी। अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं किसके बारे में? ब्यास नदी के बारे में। किसके बारे में? ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्यास की बात करें तो ध्यान देना, ब्यास को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहेंगे बिपाशा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहेंगे बिपाशा के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में बात किया जाए तो इसका भी उद्गम कहां से होता है? तो हम लोग कहेंगे इसका भी उद्गम जो होता है वह रोहतांग दर्रे से ही होता है। रोहतांग दर्रे में ही देखा जाए तो एक स्थान है, क्या नाम है? ब्यास कुंड नामक स्थान से होता है। ब्यास कुंड नामक स्थान से होता है। और इसकी विशेषता क्या है? इसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही है। ध्यान से समझना, यह है ब्यास नदी। इसका उद्गम और मुहाना देखोगे तो दो के दोनों क्या हैं? भारत में ही हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका उद्गम और मुहाना कहां पर है? तो इसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में हैं। तो इसका उद्गम एवं मुहाना कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम एवं मुहाना कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम और मुहाना देखा जाए तो ये दोनों भारत में है। उद्गम एवं मुहाना, उद्गम एवं मुहाना क्या है? हम लोग कहेंगे दोनों भारत में हैं। दोनों हम लोग कहेंगे भारत में हैं। उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। और इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे यह सतलज की सहायक है। किसकी? तो हम लोग कहेंगे यह सतलज नदी की सहायक है। नदी की, यह सतलज नदी की क्या है? तो हम लोग कहेंगे सहायक है। कहां पर मिलती है? तो हम लोग कहेंगे यह जो है पंजाब में मिलती है।
कहां पर मिलती है? तो हम लोग कहेंगे पंजाब में मिल जाती है। और जहां पर मिलती है ना, वहीं पर देखा जाए तो उसी के बगल में क्या है? तो हम लोग कहेंगे वहीं पर है हरिके बैराज। क्या है? तो हम लोग कहेंगे हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज है। और इसी हरिके बैराज से ही क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे यही हरिके बैराज से ही देखा जाए तो एक नहर निकाली गई है। हरिके बैराज से क्या है? तो हम लोग कहेंगे इंदिरा नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? तो हम लोग कहेंगे इंदिरा नहर निकाली गई है। और इंदिरा नहर की बात करें तो हम लोग कहे हैं इंदिरा नहर, हम लोग कहेंगे इंदिरा नहर निकाली गई है। और इंदिरा नहर की बात करें तो ध्यान देना, यह क्या है? तो हम लोग कहेंगे विश्व की सबसे लंबी नहर है। क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर है। कहां पर प्रवाहित होती है? तो हम लोग कहेंगे राजस्थान में प्रवाहित होती है। कहां पर? राजस्थान में प्रवाहित होती है। और क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ही नदी बची हुई है, और वो कौन सी नदी है? तो हम लोग कहेंगे एक ही नदी बची हुई है, और वह है सतलज। और सतलज की बात करें तो इसका उद्गम भी बात करें तो ध्यान देना, सतलज नदी का उद्गम भी जो होता है ना, वह देखा जाए तो यही कैलाश पर्वत से ही होता है। और कैलाश पर्वत में ही देखा जाए तो एक स्थान है जिसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है? इस स्थान का नाम है राकस ताल। क्या नाम है? तो हम लोग है कहेंगे राकस ताल नाम है। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है राकस ताल। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो अब हम लोग बात करेंगे सतलज नदी की। और हम लोग जब इतिहास में देखते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है सातादुरी नदी, या सातुद्री नदी भी कहा जाता है। सातुद्री नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो हम लोग कहेंगे उद्गम कहां से होता है? तो हम लोग कहेंगे इसका उद्गम जो होता है वह होता है राकस ताल से। कहां से होता है? तो हम लोग कहेंगे राकस ताल से। यह कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे यह कैलाश पर्वत पर है। कहां पर? कैलाश पर्वत पर है। क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे आगे चलकर क्या होती है? आगे चलकर क्या होती है? तो हम लोग कहेंगे सिंधु की सहायक बन जाती है। सिंधु की सहायक बन जाती है। क्या हो जाती है? तो हम लोग कहेंगे सिंधु की सहायक बन जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल समाप्त होने वाला है। बिल्कुल 2 मिनट का और टाइम देना, बिल्कुल समाप्त होने वाला है। सारे के सारे लोग जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं इसकी सिंधु नदी की। तो ध्यान देना, ये एक नदी है, ये एक नदी है, ये एक नदी है, ये अलग अलग नदी है। और ध्यान देना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किन नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोआब की। इसकी दोआब की। तो दोआब क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदी के बीच का क्षेत्र क्या होता है? बीच का क्षेत्र। अब एक क्रम से हम लोग देखते हुए आते हैं। सबसे पहले कौन होगा? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले आएगा सिंधु। फिर कौन सा आएगा? तो हम लोग कहेंगे झेलम। फिर कौन सा आएगा? तो हम लोग कहेंगे चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। फिर कौन सा आएगा? तो फिर हम लोग कहेंगे रावी। फिर कौन सा आएगा? तो हम लोग कहेंगे ब्यास। फिर कौन सा आएगा? तो हम लोग कहेंगे सतलज। कौन सा आएगा? सतलज आएगा। और ध्यान देना, इन 5 नदियों को एक साथ में क्या कहा जाता है? इन्हीं 5 नदियों को एक साथ में कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? तो इन्हीं 5 नदियों को एक साथ में कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इन्हीं 5 नदियों को एक साथ में कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है पंचनद।
ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब कहा जाता है, सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। और इसके बीच के आगे की बात किया जाए, इसके आगे के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है चाज दोआब। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये कहा जाता है चाज दोआब। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इसके दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये कहा जाता है बिष्ट दोआब। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे सॉरी ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है रचना दोआब। ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है रचना दोआब। ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है रचना दोआब। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है रचना दोआब। उसके बाद बात किया जाए इन दो नदियों की, तो इसे क्या कहा जाता है, ये होता है बारी दोआब। और इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये होता है बिष्ट दोआब। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है बिष्ट दोआब। तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु एवं झेलम के बीच को सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को चाज दोआब, चिनाब एवं रावी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब, इसी प्रकार इसके और इसी प्रकार इसके। तो ये पूरा का पूरा था सिंधु नदी तंत्र, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आराम से मैपिंग के साथ, एक एक तथ्यों के साथ समाप्त किया है। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।